परिस्थितियों ने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कृष्ण, किसी को कंस, किसी को राम और रावण बना दिया। गुलामी की आग में जब जल रहा था देश, गुलामी की आग में जब जल रहा था देश, बूढ़े बच्चे और महिलाओं को भी क्रांतिकारी बना दिया। जी हां, आज के सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे उन क्रांतिकारियों के संदर्भ में जिन्होंने 81 वर्ष की अवस्था में भी जब जरूरत पड़ी तो अपनी बाह काट करके और देश के लिए अर्पण कर दिया। जरूरत पड़ी तो 18 साल की अवस्था में भी किसी क्रांतिकारी ने फांसी के फंदे को चूम करके और अपने गले में डाल लिया। ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की गाथाओं के साथ साथ आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे पूछा गया है फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी ने कहां स्थापित किया, कामागाटा मारू क्या था, या फिर गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक, जैसे प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले यह सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस में आप लोगों को स्टडी 91 पर सुनने को मिलता है। सुबह में रिस्पेक्टेड नितिन सर के द्वारा जीएस मिसलेनियस की क्लास जो है आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह सेशन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है जैसे सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैडम भीखाजी कामा के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सबसे पहले तो आपको बताएं कि मैडम कामा, जिनका पूरा नाम क्या था, मैडम कामा का पूरा नाम था श्रीमती भीखा जी रुस्तम कामा। रुस्तम जो है इनके पति का नाम था और कहा जाता है कि अब तो ये खैर परंपरा सरेआम हो गई है, लेकिन अपने नाम के साथ अपने पति के नाम को जो है जोड़ने की प्रक्रिया सबसे पहले ऑफिशियली रूप में इन्होंने ही शुरू किया था। इनका नाम जो है भीखाजी कामा था, इनके पति का नाम रुस्तम था। बाद में जब इनसे जो है इनकी शादी हुई तब इन्होंने अपने पूरे नाम को जो है ऑफिशियली इस तरह से कर दिया था, श्रीमती भीखाजी रुस्तम जी कामा। और इनको किसको, श्रीमती भीखाजी, जिनको कि भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है इनको। इनको भारतीय क्रांति की प्रसूता कहा जाता है। भारतीय क्रांति की प्रसूता कहा जाता है, यानी क्रांति को जन्म देने वाली, या इनको भारतीय क्रांति की पुजारन के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे पहले 22 अगस्त वर्ष 1907 को, कब? 22 अगस्त 1907 को पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब वो तिरंगे में सिर्फ 3 रंग होते थे, एक था लाल सबसे ऊपर, उसके बाद जो है पीला और हरा। कहा जाता है कि लाल हिंदू धर्म के को प्रतीक था, हरा इस्लाम धर्म के प्रतीक था, जबकि पीला धर्म जो है बौद्ध और जैन धर्म का प्रतीक रहा था। इसमें कुल 8 कमल बनाए गए थे, 8 कमल, और वो भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम इसके बीच में जो है लिखा गया था, वंदे मातरम। हालांकि वंदे मातरम और मदन तलवार के नाम से इन्होंने समाचार पत्र भी पेरिस में जारी किया था। मदन तलवार, पेरिस में इन्होंने जो ये समाचार पत्र जारी किया था। लेकिन भारत का तिरंगा झंडा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने फहराया था। तो जो पहला विकल्प है वो पहला विकल्प सही नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा सही है, तो पहला सही नहीं है, क्योंकि पेरिस में नहीं, इन्होंने कहां पर? जर्मनी में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी होती है, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने जो है तिरंगा झंडा फहराया था। उसका डिजाइन इनके सहयोगी, परम सहयोगी रहे थे, जिनका नाम था रेवा अराणा भाई, उन्होंने ही उस तिरंगे झंडे का डिजाइन किया था। यह पहली बार ऐसा हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय
झंडे का प्रतीक जो है वहां पर फहराया गया था, उसमें भी 3 रंग थे, इसलिए उसको तिरंगा कहा गया। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैडम कामा दादा भाई नेरोजी की निजी सचिव थी। ये विकल्प सही है। दादा भाई नेरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और कहा जाता है कि जब दादा भाई नेरोजी कहां ब्रिटेन में 1892 में जब सांसद का चुनाव वहां से जीते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बने थे, तो उनके साथ इलेक्शन में कैंपेन इन्होंने भी किया था। यह भी उस दौरान वहीं पर रह रही थी। हालांकि मैडम कामा का जो है जन्म 1861 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। एक पारसी परिवार से ये बिलोंग करती थी, और जब बंबई में प्लेग अपने चरमोत्कर्ष पे था, तब एक संपन्न परिवार के घर की महिला होकर के भी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ इन्होंने ऐसे प्लेग पीड़ित लोगों का जो है हर संभव मदद किया, जिसके वजह से ये भी जो है बीमारी के चपेट में आई थी। और तब इनके परिवार के लोगों ने इनको इलाज कराने के लिए जो है लंदन ले गए थे, और उसके बाद वहीं पर उन्होंने पढ़ाई किया, और उसकी बाद की जिंदगी वहीं पर जो है उनकी। अगले पॉइंट पे कह रहा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 2 3 सही है, यानी दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। वैसे इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन्होंने यहां पर जो झंडा तिरंगा जो फहराया था, उसका डिजाइन किया था किसने किया था? रेवा राणा भाई के द्वारा जो है किया गया था। वर्तमान समय में जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइनिंग किसने किया था? आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। इस समय जो हम लोग तिरंगे झंडे को इस्तेमाल करते हैं ट्राई कलर, उसको किसने डिजाइन किया था? अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? पहला, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणीय सदस्य थे। नहीं। सेकंड, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और सभी मंत्री थे। ये भारत की जो पहली अस्थायी सरकार बनाई गई थी, पहली अस्थायी सरकार बनाई गई थी 1915 में काबुल में, जिसके राष्ट्रपति बनाए गए थे कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री बरकतुल्ला। ये बिल्कुल सही है। सही दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में देश से बाहर काम कर रहे थे। यह भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैडम जी कामा खुद ही जर्मनी, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में इन्होंने भ्रमण किया और देश की आजादी के लिए इन्होंने काम किया था। वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। यह कथन जो है गलत है। लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम, लॉर्ड डलहौजी पर वो बम नहीं फेंका गया था, बल्कि बम जो है फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या बात जो है समान थी? ना, इसको कर लीजिए। ये क्वेश्चन गलत टाइप किया गया है। क्या असत्य है? अब ये सही हो गया। अंतिम विकल्प जो है, क्योंकि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, अंतिम विकल्प, क्योंकि असत्य जो है इसमें यही जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये बम जो है लॉर्ड डलहौजी पर फेंका नहीं गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बम फेंका गया था किसके ऊपर? बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के ऊपर। और ये कब फेंका गया था? जी हां, 23 दिसंबर वर्ष 1912 ईस्वी को। कहां पर फेंका गया था? चांदनी चौक में फेंका गया था। चांदनी चौक में पढ़ाया तो बताया भी। इस मामले में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। बसंत बिस्वास को अंबाला की जेल में, जबकि बाल मुकुंद, अवध बिहारी बोस,
मास्टर अमीन चंद्र जैसे लोगों को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। इसी मामले के जो मास्टरमाइंड थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, इसी के बाद से वो फरार हुए और फरार हुए तो फिर कभी वापस देश में नहीं आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। अभी मैंने बताया था वही रास बिहारी बोस जो कि लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद से ये फरार हुए। रास बिहारी बोस वर्तमान में जो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है उसमें क्लर्क के रूप में काम करते थे और इन्होंने ही वायसराय को मारने का प्लान किया था। इनके द्वारा ही बम जो है लाया गया था, लेकिन वायसराय बच गया था और वायसराय बच गया। जब बाकी अभियुक्त गिरफ्तार हुए तो इन्होंने देश को छोड़ दिया था। इनको इस बात का डर था क्या कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मेरे यहां तक भी पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए कहां पर? तो जापान में। हालांकि इस बात की भनक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गई थी। जापान सरकार से कई राउंड इन्होंने जो है प्रयास किया इनके प्रत्यर्पण के, लेकिन जापान के उस समय ब्रिटेन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए जो है उसने बार बार इस बात को इनकार करता रहा और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए ही वहां पर इन्होंने तोशिमा नामक एक जापानी औरत से जो है शादी कर ली ताकि वहां की इनको नागरिकता मिल जाए और जीवन पर्यंत वहीं तक रहे, वहीं पर रह गए। 1945 में इनकी डेथ हो गई। आप लोग अगर न्यूज़पेपर में देखते होंगे तो जब प्रधानमंत्री जी पिछले बार गए हुए थे वहां पर जापान के दौरे पर, तो इनके परिवार के वो लोग उनके साथ जो है मिले थे, फोटो खिंचवाए थे, जिसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी दिखाया गया था, न्यूज़पेपर में भी दिया था। बहरहाल गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना ये नहीं कर पाए थे। महेंद्र प्रताप ने किया था। महेंद्र प्रताप 1915 में कहां पर? काबुल में। अभी पीछे मैंने बताया था यह पहली अस्थायी सरकार थी, काबुल में स्थापित की गई जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान बरकतुल्ला अंसारी जो कि वहां के स्थानीय जो है एक नवाब थे, उन्हीं के मदद से महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पहली टेम्परेरी गवर्नमेंट या कहने की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना किया गया, जिनको विभिन्न देशों के द्वारा 7 देशों ने मान्यता भी प्रदान किया था। दूसरे वर्ल्ड वार में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था और किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943 में। कहां पर? तो आप कहेंगे जी हां, सिंगापुर में किया था। क्योंकि ये दोनों लोगों के द्वारा ये सरकार का गठन किया गया था, सबसे पहले ये हुआ था, इसलिए ये विकल्प सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा जिसका पिछले दिनों उद्घाटन किया गया, अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहीं पर आजाद हिंद फौज की गठन के दौरान ही इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो मार्च 1942 में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना उस व्यक्ति ने किया था जिसने हिंदुस्तान की धरती पर वायसराय को मारने का प्लान किया था। रास बिहारी बोस जिन्होंने कहा था कि सपोलों को मारने से बेहतर है सांप को ही मार दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बहरहाल ये अपने मकसद में कामयाब न हो पाए। अभी मैंने बताया था लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम अटैक कराया था और वो घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में हुई। तब रास बिहारी बोस यहां से फरार हो गए थे और पहुंच गए जापान। वहीं पर मार्च 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस लीग की अगली बैठक जो है आयोजित की जाती है 6 महीने बाद, यानी जुलाई अगस्त के महीने में। कहां पर? बैंकॉक में। यह कहां पड़ता है? यह थाईलैंड की जो है राजधानी है।
और वहीं पर इनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस जी से हुई थी और अपने इंडिपेंडेंस लीग की कमान इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। इंडिपेंडेंस लीग की जो आर्मी यूनिट थी उसका नाम था क्या? इंडियन नेशनल आर्मी। हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी को स्थापित करने का काम उन दिनों एक भारतीय सैनिक के द्वारा जो है किया गया था। जब जापान के सेनापति फुकुहारा के नेतृत्व के सामने भारत के लगभग 4000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उन्हीं सैनिकों को आगे चल करके इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में रास बिहारी बोस के द्वारा जो है एक आर्मी बनाई गई थी और बाद में यही चल करके जो है आजाद हिंद फौज के नाम से आर्मी जानी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, जापान में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जापान में शहर का नाम देगा तो टोक्यो। आपको पता होगा टोक्यो जापान की राजधानी है। यह भी नहीं पता होगा तो समझ जाइए कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें उससे पहले लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में क्या बताएं, जिनको सरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके वजह से 30 अक्टूबर 1928 को इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और वो इस कदर घायल हुए कि फिर इनकी जिंदगी की यह लीला समाप्त हो गई। उस घटना के ठीक 18 दिन बाद अपने घायला अवस्था में ही उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। कौन? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जिनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया, कौन सा? अनहैप्पी इंडिया नामक समाचार पत्र जो है जारी किया गया और इन्होंने उर्दू भाषा में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भी जारी किए थे। वंदे मातरम, क्या? वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किस भाषा में? उर्दू भाषा में। इसीलिए इसकी भाषा बहुत जो है पूछता है क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज, सेना की एक टुकड़ी। कामागाटा मारू करंट अफेयर के सेशन को मैं पढ़ाया था तो बताया कि कनाडा का एक शहर है। हालांकि इस समय तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, कनाडा से हम लोगों के मामले कितने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कनाडा में बैकवर्ड शहर है। बैकवर्ड शहर में एक रोड का नाम भी जो है कामागाटा मारू लेन रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसका भारत के इतिहास से क्या जो है वास्ता है? कामागाटा मारू आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1913 में, अमेरिका में। तब वहां पर गदर पार्टी और गदर पार्टी के जो लोग थे ब्रिटिश विरोधी अभियानों में इन्वॉल्व थे। उन दिनों अमेरिका ब्रिटेन का धुर विरोधी था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ तो कुछ जो है हालात बदले और अमेरिका का रुझान जो है ब्रिटेन की तरफ हो गया। इसलिए जितना भी ब्रिटेन विरोधी गतिविधियां अमेरिका में थी सब पर जो है अंकुश लगा दिया गया, सबको बैन कर दिया गया और गदर पार्टी के लोग अब भारत की धरती पर गदर मचाने के लिए जो है आने के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी गोरी पलटन थी, यानी अंग्रेज जो सैनिक थे सब के सब जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है लगे हुए थे यूरोप में, और गदर पार्टी के लोगों ने इसको एक गोल्डन चांस समझा, एक सुनहरा अवसर समझा और वैसा किया भी। जहाजों में भर भर करके ये लोग पंजाब की तरफ रवाना हुए और पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का इन लोगों ने प्लान किया। इसके लिए जापान से 2 जहाज लिए गए। एक जहाज का नाम था तोशा मारू। क्या नाम था? तोशा मारू। और दूसरे जहाज का नाम था जो है कामागाटा मारू। सबसे पहले तोशा मारू जहाज पर सैनिकों का गदर पार्टी के नेताओं का एक जत्था जो है पहुंचता है, जिसमें गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक जो व्यक्ति जिनका नाम था सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल जैसे लोग भी थे, और ये लोग गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए।
दूसरा जो जत्था कामागाटा मारू का था, जापान से खरीदा गया ये जहाज था। अब इनको लगा कि भारत जो है इनके लिए सुरक्षित नहीं है, यही वजह था कि ये लोग कहां पर, अमेरिका से जो इनका काफिला चला था जो है कनाडा में जो है पहुंच जाता है। आप आज भी देखेंगे तो दोनों जो है बॉर्डर, दोनों देश जो है एक दूसरे से अपनी सीमा साझा करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा ऊपर की तरफ है, अमेरिका जो है दक्षिण की तरफ है। आखिरकार ये कामागाटा मारू में जो है 376 लोग जो है भरे पड़े थे और ये मई में 1914 में ये जहाज पहुंच जाता है वैंकूवर में। कहां पर? वैंकूवर कहां पड़ता है? कनाडा में। लेकिन उन दिनों कनाडा पर भी ब्रिटेन का जो है प्रभाव था और इसी वजह से इस जहाज के लोगों को वहां उतरने नहीं दिया गया। महीनों इंतजार करने के बाद यह जहाज वापस हुआ सितंबर 1914 में। कब? सितंबर 1914 में बजबज जगह ये पड़ती है, बजबज बंदरगाह। कहां पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता में जब ये जहाज पहुंचता है तो इन स्वतंत्रता सेनानियों और उस समय के ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जो है भीषण संग्राम होता है, जिसमें सैकड़ों लोग बेमौत के मुंह में धकेल दिए गए, मौत के मुंह में ढकेल दिए गए। यानी एक घटना को जो है बजबज कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर कब हुआ था? जी हां, 1914 में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज है और रिसेंटली इसी वैंकूवर शहर में एक सड़क का नामकरण ही इसी के नाम से जो है किया गया था, कामागाटा मारू लेन। 376 इसलिए क्योंकि इसमें कुल 376 लोग इस जहाज पर मौजूद थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? राजगुरु तथा सुखदेव? नहीं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, 3 लोगों को फांसी दी गई थी एक साल। भगत सिंह, और आपको मैंने बताया था कि 23 मार्च वर्ष 1931 को किस जेल में इनको फांसी दी गई थी? लाहौर के जेल में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस, जिनको मुजफ्फरपुर कांड के आरोप में फांसी दिया गया 11 अगस्त वर्ष 1908 को। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में वतन के लिए सबसे कम सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। यद्यपि कि उस समय इनकी अवस्था 18 वर्ष से भी कम थी। बहरहाल उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको माना कि नहीं, 18 वर्ष आपकी अवस्था हो चुकी है और इनको फांसी जो है दे दी गई। मास्टर सुरेसेन, जिन्होंने 18 अप्रैल वर्ष 1930 के दिन चटगांव शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया, उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे और उसी के जद्दोजहद 2 साल बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह, इसमें मदनलाल जो ढींगरा थे, मदनलाल ढींगरा पंजाब में बड़े संपन्न परिवार से थे। घर के लोग इनको पढ़ने के लिए लंदन भेजे थे, बैरिस्टरी की डिग्री लेने के लिए ये गए थे, डिग्री कुछ और ले लिए। लंदन में इनकी मुलाकात हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा से और श्यामजी कृष्ण वर्मा से इतना ये प्रभावित हुए कि फिर कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए। दरअसल हुआ यूं, 1 जुलाई 1909 को, 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी। कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी। उसके पीछे 2 रीजन थे। पहला, मदनलाल ढींगरा दरअसल इंडियन होम रूल लीग से जो है संबंधित व्यक्ति थे और इसकी स्थापना किया था 1905 में। किसने जो है स्थापना किया था? तो इनकी स्थापना किया था श्यामजी वर्मा ने। कहां पर? ब्रिटेन में, लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी संगठन का जो हेडक्वार्टर था, जिसको कि इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था,
किस नाम से जाना जाता था? इंडिया हाउस के नाम से इसको जाना जाता था। इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा का अपमान का बदला चुकाने के लिए इनके परम मित्र मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्नल वाइली का उसी के चेंबर में जो है गोली मार करके हत्या कर दी। और इस घटना के आरोप में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। किसको फांसी दी गई? मदन लाल ढींगरा को इस घटना के आरोप में फांसी दे दिया जाता है। और मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया कब? 17 अगस्त 1909 को। कब दिया गया? 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दिया गया था। कहा जाता है कि इनके परिवार के लोगों ने इनकी डेड बॉडी लेने से जो है इंकार कर दिया था। इनके परिवार वालों ने अपना मानने से इंकार कर दिया था। अब दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, अपने बेटे को भेजे कि जाओ तुम शहर में पढ़ने के लिए, पढ़ करके कुछ बनो, और उनको पता चले कि उनका बेटा इतना मन से पढ़ा कि यूनिवर्सिटी के चांसलर को ही गोली मार दिया। जो गवर्नर होते हैं भारत में, चाहे वहां वहीं की व्यवस्था हम लोगों ने लिया है, वो यूनिवर्सिटीज के गवर्नर, ये कुलपति होते हैं। जो गवर्नर राज्य स्तर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके कुलपति होते हैं, चांसलर होते हैं। और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत में, उसका जो कुलपति होता है, चांसलर होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। बहरहाल इस वजह से इनको फांसी दी गई और आज भी इनकी समाधि जो है वहां पर है। कहां पर? जी हां, ब्रिटेन में। इसके अलावा मदन लाल ढींगरा कहां के रहने वाले थे? पंजाब के। अगर पूछे कि किस घटना में ये जुड़े हुए थे तो आप कहेंगे कि कर्नल वाइली हत्याकांड में। कर्नल वाइली हत्याकांड, कहीं कहीं लिखा होगा कर्नल करजन वाइली हत्याकांड, ये उसकी उपाधि थी और ये करजन वाइली उसका नाम था। और ये हत्या हुई थी कब? 1 जुलाई 1909 को। मैंने बताया कि उसके चेंबर में ये पहुंचते हैं, उससे बात करना शुरू करते हैं और कर्नल वाइली ने इनको गाली बकना शुरू कर दिया। तो ये भी चूंकि इंग्लैंड में रह रहे थे तो उतनी तो अंग्रेजी आती थी, इन्होंने भी अपने भाषा में उसके लिए शुद्ध सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग किए। गुस्से में तमतमाया हुआ कर्नल वाइली ने इनके ऊपर गोली, रिवॉल्वर लिया था, तान दिया और उसने रिवॉल्वर तान दी। इन्होंने जो है उसको पकड़ लिया और रिवॉल्वर भी उसी की थी, गोली भी उसी का था और खोपड़ी भी उसी का था। इनका कुछ नहीं था। लेकिन यह घटना भारत के इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। यह पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिटेन में किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी उच्च पदों पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके वजह से जो है इनको फांसी, अभी मैंने बताया कि हो गया था। दूसरा नाम था उधम सिंह। उधम सिंह, जिनका वास्तविक नाम, बचपन का नाम था जो है शेर सिंह। ये भी पंजाब के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि इनके माता पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो उधम सिंह अपने बड़े भैया शेर सिंह के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ समय 1907 से लेकर के जो है और 1899 में तो इनका जन्म ही हुआ था। अगले युवा अवस्था तक इन्होंने अनाथालय में बिताया था। इनके आंखों के सामने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो घटना जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है झकझोर करके रख दिया था, जब निर्दोष बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाई गई और करीब 2000 लोग बेमौत काल के गाल में ढकेल दिए गए थे। उस घटना में उधम सिंह ने अपने भाई को भी गवा दिया था और इससे ये इतने आहत हुए उधम सिंह कि उसके बाद इस घटना के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति था, जिसका नाम था नील ओडायर, जो कि उस समय पंजाब का गवर्नर था, उसको मारने का प्लान किया। हालांकि इनका प्लान जब तक एग्जीक्यूट होता तब तक जो है वो भारत से लंदन चला गया और इसी वजह से सिर्फ बदला चुकाने के लिए, हजारों बेगुनाह लोगों के मौत का बदला चुकाने के लिए इन्होंने गदर पार्टी से जो है वास्ता रख ली, गदर पार्टी ज्वाइन कर लिए और पहुंच गए कहां? उसी गदर पार्टी के लोगों के सहयोग से ये लंदन में पहुंचे थे। लंदन में वो शुभ घड़ी आई कब? 13 मार्च 1940 कैंगस्टन हॉल में एक दीक्षांत समारोह में एज ए अतिथि
चीफ गेस्ट के रूप में वो भी आया था और इन्होंने एक मोटी किताब में उसको इस तरह से काट लिया कि उसमें रिवॉल्वर अच्छे से आ जाए। किताब को बंद कर दो तो समझ में भी नहीं आए कि किताब के अंदर कुछ है, क्योंकि उसको उसके अंदर उसके सेब के बराबर काट करके उसको रखा गया था। और 13 मार्च 1940 को इन्होंने वहां पर डायर को उड़ा दिया था। यही वजह था कि इनको फांसी दिया गया था। कहां पर? तो इनको भी फांसी हुई थी ब्रिटेन में। कहां फांसी हुई थी? तो इनको भी फांसी दी गई ब्रिटेन में 31 जुलाई 1940 को। कब? 31 जुलाई 1940 को पेंटाविले जेल में। ये याद रखेंगे, पूछता है किस जेल में फांसी दी गई थी? पेंटाविले जेल में फांसी दी गई थी। और ब्रिस्टल में इन दोनों लोगों की समाधि है। ब्रिस्टल में। कहां पर? ब्रिस्टल में इन दोनों लोगों की, यानी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, दोनों की जो है समाधि वहीं पर स्थित है। कहां पर? ब्रिटेन में। राम मोहम्मद सिंह आजाद, इन्होंने बाद में अपना नाम रख लिया था, कभी कभी जो है पूछा जाता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये सर्वधर्म समभाव पर आधारित इन्होंने अपना नाम रखा था। हालांकि ये जो है पंजाबी व्यक्ति थे। पंजाबियों में से भी जो है ये रविदासिया, जो कि पंजाबी लोगों में एक कौम होता है, उसी से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया 28 अप्रैल वर्ष 1916 को। कहां पर? पुणे में। कहां पर स्थापना हुआ? पुणे में किया गया। बाल गंगाधर तिलक, जो कि 6 वर्ष की सजा को काटने के बाद जब वापस आए हैं तो फिर क्रांतिकारी घटनाओं में जुड़ जाते हैं और इस बार होम रूल लीग आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने 28 अप्रैल 1916 के दिन जो है पुणे में किया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका जो पेपर था केसरी और दूसरा कौन सा? मराठा। केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों से अपने सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार किया था। इनके इस संगठन का जो मूल मकसद था वो था क्या? पूर्ण स्वराज, यानी भारत से ब्रिटिश हुकूमत का सत्यानाश और भारत पर हिंदुस्तान के लोगों का साम्राज्य स्थापित हो। तो इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन, वैसे तो होम रूल को जो है दुनिया में सबसे पहले जिसको गृह शासन आंदोलन कहा गया था। क्या? गृह शासन आंदोलन कहा गया था। और गृह शासन आंदोलन को सबसे पहले जो है चलाया गया था आयरलैंड के द्वारा। रेमंड नामक व्यक्ति ने सबसे पहले, एक क्रांतिकारी था वहां, उसी ने इसको शुरू किया था। भारत में गृह शासन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इनके लीग में बहुत तेजी से और भी जो है लोग जुड़ते चले गए। तो जाहिर सी बात थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय वायसराय था भारत का, जिसका नाम था क्या? उसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड ने श्रीमती एनी बेसेंट को सलाह दिया और उनको भी इस तरह के संगठन स्थापित करने के लिए आदेश जारी करता है। तो उन्होंने स्थापित किया क्या? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और इनके द्वारा जो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग स्थापित किया गया था, कब? तो आप कहेंगे कि सितंबर 1916 को। कहां पर? अडयार में, दक्षिण भारत में जो है शुरू किया गया था। जॉर्ज अरुंडेल, वही जॉर्ज अरुंडेल जिसने बंगाल विभाजन के बाद जॉर्ज अरुंडेल के कमेटी में नेतृत्व में एक जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। जॉर्ज अरुंडेल के को इन्होंने अपना सचिव बनाया। वीपी वाडिया और दूसरे ऐसे बहुत से जो है दक्षिण भारतीय नेता थे जो कि इस संगठन से जुड़े। इनके जो है
इस ऑल इंडिया होम रूल लीग का इनका भी जो है उद्देश्य वही था, क्या? गृह शासन आंदोलन, गृह शासन स्थापित करना। लेकिन ये भारत को अधिराज्य के रूप में देख रही थी, डोमिनियन स्टेट के रूप में। डोमिनियन स्टेट के रूप का मतलब ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट रहे जरूर, लेकिन यहां पर जो शासन व्यवस्था का कार्य है वो भारत के लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए। अधिराज्य के रूप में भारत को जो है ये देख रही थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। तो इन दोनों लोगों ने इनको शुरू किया था भारत में होम रूल लीग आंदोलन, और इन्हीं दोनों लोगों के प्रयासों से ही ये लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ था। और बाद के दिनों में वर्ष 1918 में इन दोनों लीग को आपस में मर्ज कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, अभी तो बताया था होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन जो है मैंने बताया था आप लोगों से कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और मराठा अखबार के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार किया उन्होंने, और भारत में पूर्ण स्वराज स्थापित करने के लिए लोगों का आह्वान किया। उसका असर भी दिखा, जिसके प्रति उत्तर में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल लीग, ध्यान रखेंगे, श्यामजी वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था, जबकि यहां पर ऑल इंडिया एनी बेसेंट, ऑल इंडिया एनी बेसेंट, ऑल इंडिया एनी बेसेंट, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बहुत पूछता है और जब पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऑल इंडिया एफआर, ऑल इंडिया, उधर एफआर जो है एनी बेसेंट। और होम रूल लीग को स्थापित किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अरे यार, होम रूल लीग तो हद कर दिया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना किया था कहां? पुणे में। कब किया था? अभी बताया था 28 अप्रैल 1916 को हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था। और इसका उद्देश्य क्या था इनका? पूर्ण स्वराज। क्या? पूर्ण स्वराज। जबकि भारत में 1893 में आई हुई श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने अडयार में अपने इस लीग की स्थापना की, और कब? सितंबर 1916 में। और इनका जो है उद्देश्य था भारत को अधिराज्य के रूप में स्थापित करें। एम सुब्रमण्यम इनके जो है सहयोगी रहे थे। टीएस ऑलकॉट का इसका जो है इनसे संबंध नहीं है ना। ऑलकॉट के द्वारा जो है वर्ष 1875 में 1875 में कर्नल ऑलकॉट और इनकी मैडम थी जिनका नाम था मैडम ब्लावत्स्की। क्या? मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की, इन दोनों ने मिलकर के और थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। कहां पर किया था? जी यहां पर किया था। 1875 में इन्होंने किया, और 1875 में ही अप्रैल के महीने में 1875 में ही भारत में बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही नहीं है। आगे देखें। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प, आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ना, अभी महात्मा गांधी जी भारत आ गए थे 1915 में ही, लेकिन महात्मा गांधी को अभी कोई जानता नहीं था उस लेवल पर। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रयास किया, यह भी गलत है। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित कराया। ये कह रहा है कि एक नए चरण का द्योतक था। हालांकि ये काम जो है किया था जरूर, लेकिन ये बहुत दिन तक प्रभावी रहा नहीं। स्वशासन का एक जो है रोड मैप रखा, जिसकी वजह से बहुत से लोग इस आंदोलन को जो है पसंद किया। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा?
पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? कुछ ज्यादा होम रूल लीग नहीं हो गया। इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में बनाई थी, सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार वाले क्षेत्रों में सीमित थी, यह भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। चलिए, तिलक और पेशेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही? नहीं बनी नहीं रही, बल्कि 1918 में दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया था। क्या असत्य है? यही असत्य है। असत्य पूछ रहा है, इसलिए यह विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर पाम दत्त? फैबियन आंदोलन होता है। फैबियन आंदोलन दरअसल ब्रिटेन में शुरू हुआ यह आंदोलन। फैबियन आंदोलन का मतलब होता है अपने से ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति के सिद्धांतों का, उसके विचारों का, उसके नियम कानून का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करना। यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आकर विरोध न करना, अप्रत्यक्ष रूप से जो है विरोध करना। फैबियन युद्ध भी वैसे ही होता है, जिसमें आमने सामने जो है किसी से टकराव न होकर के इनडायरेक्टली जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। इसी तरह भारत में श्रीमती एनी बेसेंट का भी जो है मानना था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है काफी पावरफुल है और जो उससे टकराने का प्रयास करेगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए चकनाचूर न हो और सिद्धांतवादी होकर के उसका विरोध करिए, फैबियन जो है प्रोटेस्ट करिए। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। फैबियन विद्रोह की ये जो है प्रथा ब्रिटेन से ही शुरू हुई थी। कहां से? ब्रिटेन से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट का भारत में आगमन कब हुआ था? 1893 में। कहा जाता है कि श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही अपने दुने उम्र की व्यक्ति से जो है शादी की, 20 वर्ष की अवस्था होते होते ये 2 बच्चों की मां भी हो गई थी। फिर इनके अपने पति से बात नहीं बन पाई, यानी कहने का मतलब कि इन लोगों में मतभेद हो गया और मतभेद इतना गहरा हो गया कि आखिर ये लोग जो है अलग अलग हो गए। ये मुकदमा लड़ी ब्रिटेन में और वो मुकदमा हार गई, अपने बच्चों को हार गई और ये दोनों इनके बच्चे जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार इनके पति को प्राप्त हुए, जिनका नाम रेमंड था। इसलिए ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के जो है कानून, ब्रिटेन की अदालतों से, न्याय व्यवस्था से इनका मन जो है उठ गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य बनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनने के बाद 1893 में यह शिकागो धर्म सम्मेलन में गई हुई थी। सितंबर के महीने में शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर एक सन्यासी भारत के हिंदुत्व का डंका बजाया, जिसे तूफानी हिंदू कहा गया। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद का। उनकी बातों से ये इतना प्रभावित हो गई कि उसी वजह से भारत चली आई थी और 1893 में इनका भारत में आगमन होता है। 1898 में बनारस में, कहां पर? बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था। कब? 98 में किया था। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? नहीं, गलत बात है। ये सदस्य थी, संस्थापिका तो मैडम ब्लावत्स्की थी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने मिलकर के 1875 में, अभी मैंने बताया, न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष थी। ये बात तो सही है भाई, ये तो 100% जो है सही है। किस समय? 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी। कहां पर? कलकत्ता में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। अब पूछ रहा है, दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही कथन का जो है चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो दूसरा कथन जो है गलत है।
तो जिसमें जिसमें जो है सेकंड ऑप्शन दिया होगा वो तो ऐसे ही जो है गलत हो गया। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, प्रश्नानुसार यही सही होगा। हालांकि होम रूल आंदोलन को अप्रैल के महीने में ही शुरू कर दिया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, होम रूल लीग के नाम से, जबकि इन्होंने सितंबर के महीने में अभी पार्टी की स्थापना करती हैं। तो नियमों के अनुसार तो सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकल्प जैसा दिया है उसके अनुसार दूसरा ना, तीसरा सही है। आगे देखें, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? महात्मा गांधी का भारत के राजनीति में पदार्पण हुआ कब था? यह भारतीय राजनीति में 1915 में आए, यद्यपि कि भारत में इनका आगमन जो है 2 अक्टूबर 1869 में ही हो गया था। 1869 में पोरबंदर में हुआ था, लेकिन भारत की राजनीति में 1915 में आते हैं। कितने वर्ष के बाद? लगभग 22 वर्ष अफ्रीका में बिताने के बाद इनका भारत में 1915 में आगमन होता है। और जिस दिन ये आए थे उस दिन अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कमेंट करके हमको बताना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। कौन सी समिति के सलाह पर भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को ये आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कह रहा है कि ये कौन सी घटना थी जो आंदोलनकारियों के मन में ये बात जो है विश्वास जगाया कि जब दूसरे देशों में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। और इटली को अबिसिनिया नामक एक छोटे से देश के द्वारा जो है पराजय झेलनी पड़ी, ये 1898 की घटना है। अगर अब भारतीय लोगों को सोचने पर विवश कर दिया, अबिसिनिया जैसा देश जो है अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ करके और इटली जैसे देश को पराजित कर सकता है, उस पर विजय श्री प्राप्त कर सकता है, तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चीन के बक्सर आंदोलन जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था, ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ एक ये जन आंदोलन था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, यहां पर क्रांतिकारी आंदोलन 1921 में हुआ था और दक्षिणी आयरलैंड जो है अंततोगत्वा ब्रिटेन से अलग होकर के आयरलैंड रिपब्लिक हो गया, जबकि उत्तरी आयरलैंड आज भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है। ब्रिटेन, वेल्स, इन सबको जो है मिला करके आपके किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है? रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय, ये 1904-5 वाला जो है दौर था। जापान ने रूस को पराजित करके दक्षिण कोरियाई द्वीप को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। जापान जैसा देश, रूस जैसे विशाल देश को पराजित करना उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो भारत में भी तो हो सकता है। और ये वो घटनाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जो कि भारत में पढ़े लिखे शिक्षक वर्ग को जो है प्रभावित करती है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप इस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं या मोबाइल ऐप से जो है इस स्कैनर के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा, पहले विश्वास करें ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला विकल्प, अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी जी, जिनका जन्मदिन को भारत में 2 अक्टूबर को नेशनल फेस्टिवल के रूप में, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, इकलौते दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को जो है आप याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जो कि 1888 में, कब? 1888 में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए थे। कहां पर? ये पहुंच गए थे लंदन में। और इनर टेम्पल, कहां पर? इनर टेम्पल, ये कॉलेज का नाम है। इनर टेम्पल कॉलेज से इन्होंने किसकी डिग्री ली?
बैरिस्टर की डिग्री ली और 1891 में 1891 में पुनः भारत वापस चले जाते हैं। कहां से? ब्रिटेन से। बात ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन से ये भारत चले आए और शेख अब्दुल्ला के मामले में ये पुनः पहुंचते हैं। कहां पर? अब ये पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जो है पहुंचे कब? अप्रैल 1893 अप्रैल 1893 अप्रैल के महीने में ही स्वामी विवेकानंद गए थे। कहां पर? शिकागो। ये गए थे कहां पर? 1893 में ही चले गए थे अफ्रीका और दोनों वहां पर पहुंचे तो सुपरस्टार बनकर के लौटे। महात्मा गांधी जी वहां पहुंचे थे किससे? एस कौन सी इनकी जो है जहाज थी जिसके माध्यम से महात्मा गांधी वहां तक पहुंचे थे। कहां तक? अफ्रीका की धरती तक जो है पहुंचे। उस जहाज का नाम था SS तिलस्सना। और महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं तो 1894 में 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं जबकि भारत में ऑलरेडी जो है कांग्रेस चल रही थी, लेकिन वहां भी राजनीति की दुनिया में कदम रखते हैं। और उसके पीछे कहानी थी जब महात्मा गांधी को ट्रेन से सरेआम मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर जो है फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी वहीं पर रहते हुए 1903 ईस्वी में, कब दिया तो है कहीं, ये दिया है 1903 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया। और इसका जो हेडक्वार्टर था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसे फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? फिनिक्स आश्रम, जो कि डेविड बाख नामक एक डच व्यक्ति के सहयोग से महात्मा गांधी ने इसको डरबन में स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजीवन इनका अखबार जो कि हिंदी भाषा में 1919 में जारी किया जाता है। यंग इंडिया अंग्रेजी में भी आया कब? 1919 में। हरिजन पत्रिका इन्होंने 1933 में चलाया जैसे तमाम। लेकिन कोई कमेंट करके बताएगा मुझको महात्मा गांधी की जीवन की पहली पुस्तक कौन सी थी? वो कौन सी पुस्तक थी जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था? अगर बता सकें तो कमेंट करके मुझको बताएं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। अगला फिनिक्स आश्रम, अभी मैंने बताया तो फिनिक्स आश्रम कहां था? डरबन में। यहीं से इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर जारी किया जाता था। किसके द्वारा जो है जारी किया जाता था? जी हां, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1903-4 के दौर में इसकी स्थापना किया गया था। किसके सहयोग से किया गया था? अभी मैंने बताया था डेविड बाख नामक एक डच व्यक्ति के सहयोग से इन्होंने इसकी स्थापना किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यही मैं बताऊंगा कि आगे चल करके 1910 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। किसका? इन्होंने टॉलस्टॉय का स्थापना किया। टॉलस्टॉय, हालांकि टॉलस्टॉय एक जो है रूसी व्यक्ति थे जिनकी पुस्तक वार एंड पीस से जो है महात्मा गांधी काफी जो है प्रभावित थे और इसी रशियन दार्शनिक के नाम पर इन्होंने अगले आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। MK गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के? नहीं, समाजवाद के समर्थक थे लेकिन मार्क्सवादी नहीं थे। श्रेणी समाजवाद के? बिल्कुल नहीं। आदर्शवाद के? तो बच क्या गया? दार्शनिक अराजकतावाद के ये समर्थक थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा की उपाधि दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। मदन मोहन मालवीय को मालवीय की उपाधि दिया, महामना की उपाधि दिया था किसने? महामना की उपाधि दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को मलंग बाबा जो है बलूचिस्तानियों के द्वारा जो है कहा गया था। बहरहाल किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था? जी हां, वो अशुभ घड़ी थी 7
जून 1893 जब महात्मा गांधी डर्बन से जोहान्सबर्ग जा रहे थे तो मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनके साथ शेख अब्दुल्ला भी इनके साथ रहे थे, जिनके मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी को अफ्रीका तक की यात्रा करनी पड़ी थी। और शेख अब्दुल्ला के मना करने के बावजूद भी महात्मा गांधी स्पेशल कंपार्टमेंट में जो है बैठते हैं और इसी वजह से ग्रांट नामक एक अंग्रेज से इनका बहस होता है। हालांकि उसको सबसे पहले रसीद इन्होंने ही काट दी थी। वही गांधी जिन्होंने कहा कि गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी घुमा दो, वहां पर वो थोड़ी जल्दी में थे, सबसे पहले रसीद काट दिए। इसीलिए हालांकि अभी तब यंग गांधी थे बिल्कुल, इसीलिए इनको चलती ट्रेन से मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों ने फेंक दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है क्या नाम है, कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही है। यही पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन का नाम प्रस्तावित है। अखबारों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अब इसका नाम जो है महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन किया जाना वहां पर प्रस्तावित है। कहां पर? अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति? जी नहीं। जन कल्याण के लिए सक्रियता? सत्य विहीन राजनीति तो हो ही नहीं सकती है, तो फिर दूसरा विकल्प सही है। और ये रहा आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, अफ्रीका में? जी नहीं, दक्षिण अफ्रीका में ये अपनाए थे। और यहां पर वर्ष 1893 से लेकर के महात्मा गांधी कब तक रहे थे? जी हां जी 1915 तक। हालांकि 1915 में ही जो है इनका भारत में भी आगमन हो जाता है और वो आना हुआ था 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन मनाया जाता है क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। तो लगभग जो है यहां पर 21-22 साल महात्मा गांधी ने बिताया था। हालांकि उससे पहले बीच बीच में भी भारत में उनका आगमन हुआ था, ऐसा नहीं कि वो गए तो फिर वहीं रह लिए, लेकिन परमानेंटली वहां से चले आए थे। कब? 1915 में। यहां पर 1901 में बॉम्बे में जब कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया, जिसका अध्यक्षता कर रहा था दिनसा वाचा। 1901 के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। और 1901 से लेकर के कब तक ये एक सदस्य बने रहे थे? 1934 तक, जब तक कि महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वापस नहीं लिया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। यह था आज का सेशन। आप लोग अपने जो है बहुमूल्य विचार कमेंट करके मुझको अवश्य बताएंगे। और आज बस इतना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।